चलो शुरू करता हूँ, ठीक है। हमारा चैप्टर चल रहा है राष्ट्रीय आय का निर्धारण, और इसमें हमने राष्ट्रीय आय के माप की 3 विधियों के बारे में चर्चा की है, जिसमें से उत्पाद विधि और मूल्य संवर्धित विधि, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, और व्यय विधि भी कल हम पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे आय विधि, ठीक है। बहुत छोटी सी विधि है, 1 मिनट में समझ में आ जाती है। राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने की तीसरी विधि, जिसे हम आय विधि कहते हैं। इस विधि में अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं सेवाओं पर किए गए व्यय का योग उत्पादन के सभी कारकों की कुल आय के बराबर होता है, ये माना जाता है, और ऐसा वास्तव में होता भी है। क्या बात कही? अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो कुल व्यय किया जाता है, कौन कौन करेगा ये व्यय? व्यय विधि में हमने पढ़ा था कि निजी उपभोग व्यय है वो होगा, निजी निवेश व्यय होगा, सरकारी व्यय किया जाएगा, और विदेशी लोग जो हमारी वस्तुओं को खरीदते हैं वो भी व्यय करेंगे, जिसे हम निर्यातों से प्राप्त आय कहेंगे। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो ये व्यय किया जाएगा, मिलेगा किसको? फर्मों को मिलेगा। और फर्में जो ये अंतिम व्यय प्राप्त करती हैं, इस अंतिम व्यय को उत्पादन के सभी साधनों को उनके योगदान के प्रतिफल के रूप में प्रदान कर देती हैं। अर्थात जो कुछ आय फर्मों को प्राप्त हुई है, यानी अपने माल की बिक्री से जो कुछ आय फर्मों को प्राप्त हुई है, इस आय को उत्पादन के सभी साधनों के बीच बांटा जाएगा। किस रूप में? श्रमिकों को वेतन और मजदूरी के रूप में दे दिया जाएगा, भूमिपति को लगान के रूप में दे दिया जाएगा, पूंजीपति को ब्याज के रूप में दे दिया जाएगा, और जो बचेगा वो साहसी का लाभ हो जाएगा। इसका मतलब है फर्में माल की बिक्री से जो संप्राप्ति प्राप्त करती हैं, जो राजस्व प्राप्त करती हैं, वो उत्पादन के सभी साधनों के बीच वितरित कर दिया जाए। तो ऐसे में हम जीडीपी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? उत्पादन के सभी साधनों को आमदनी के रूप में जो कुछ मिला है उसका योग कर लो तो जीडीपी मिल जाएगी। हम ये मान लेते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में जितने भी परिवार हैं उनको हम 1 से लेकर के m तक की संख्याओं में रख सकते हैं। 1 से लेकर के m तक, ठीक है। और हमें पता है ये आय परिवार के साधनों, परिवार के लोगों को ही मिलती है। आप ऐसा मानो कि कोई परिवार है, परिवार प्रथम। इस परिवार में कुछ लोग रह रहे हैं, इनमें से कुछ मजदूरी का काम करते हैं, यानी परिवार के कुछ सदस्य हैं वो कहीं मजदूरी का काम करते हैं। तो इस परिवार को मजदूरी के रूप में जो आय मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे? मजदूरी को अंग्रेजी में कहते हैं वेजेस। तो जो मजदूरी मिलेगी कौन से परिवार को? प्रथम परिवार को। तो उसे हम कहेंगे कि ये प्रथम परिवार की मजदूरी से प्राप्त आय है। इसी परिवार के कुछ सदस्य हैं, वो हम ये मान लेते हैं कि पूंजी दूसरों को उधार देने का भी काम करते हैं, यानी ये दूसरे लोगों को पूंजी इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, और बदले में इस परिवार के उन लोगों को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो उसे हम कह देंगे इंटरेस्ट। पहले परिवार यानी प्रथम परिवार है, उसको ब्याज के रूप में जो आमदनी प्राप्त हुई वो क्या हो गई? इंटरेस्ट। इसी प्रकार अगर मान लीजिए इस परिवार के पास कोई भूमि है जो वो किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल करने के लिए देता है, तो बदले में लगान या किराया प्राप्त करेगा, रेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो इस परिवार को लगान यानी रेंट से जो आमदनी प्राप्त हो रही है वो ये है। इसी प्रकार इस परिवार का कोई सदस्य अगर किसी फर्म का स्वामी है, कोई उद्यमी है, तो उसको लाभ के रूप में जो कुछ मिलेगा उसे हम कह देंगे प्रॉफिट। तो ये पहले परिवार द्वारा विभिन्न
प्रकार के साधनों की सेवाएं देकर के जो आय प्राप्त की गई है वो है। प्रथम परिवार द्वारा मजदूरी के रूप में जो आय प्राप्त की गई वो है W। ब्याज के रूप में जो प्राप्त किया गया उसे हम कह सकते हैं इंटरेस्ट, और लगान के रूप में जो प्राप्त हुआ है वो कहलाता है रेंट, और प्रॉफिट यानी कि लाभ के रूप में जो मिल जाता है उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। और अगर मान लीजिए इस परिवार के कुछ सदस्य ऐसे हैं जो एक साथ ज़्यादा काम करते हैं, वो मजदूरी भी करते हैं, वो कोई दुकान भी चलाते हैं, तो उनको मजदूरी भी मिल रही है और साथ में उनको लाभ भी मिल रहा है। जैसे मान लीजिए परिवार के किसी सदस्य ने कोई कारखाना खोल रखा है, फर्नीचर बनाने का कारखाना खोल रखा है, उस कारखाने में वो खुद मजदूर के रूप में काम भी करता है, और मजदूर भी है, कारीगर भी है, लेकिन वो खुद भी काम करता है, और साथ में क्योंकि वो उस कारखाने का मालिक है, फर्नीचर बेचने से जो लाभ होगा वो भी उसका होगा। तो इस तरह उसको मिश्रित आय मिल रही है, एक तो लाभ के रूप में हो रही है और एक मजदूरी के रूप में हो रही है, तो वो मिश्रित आय है। तो हम यहाँ कह दें मिश्रित आय, या अंग्रेजी में इसे कहते हैं मिक्स्ड इनकम, प्रथम परिवार का। ठीक है। अब आप कहोगे कि सारे परिवार में ऐसा थोड़ी ना होता है कि सब मजदूर भी होते हैं, सब ब्याज भी प्राप्त करते हैं, लगान। हमने एक उदाहरण लिया है। अब अगर मान लीजिए उस परिवार के लोग सिर्फ मजदूरी ही कमा पाते हैं, मजदूरी जैसे मान लीजिए 10,000 कमाया, तो ये सब एंट्री क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर किसी परिवार में मान लीजिए 2 साधनों से आ रही है, मजदूरी भी आ रही है, ब्याज भी आ रहा है, ब्याज 500 आ रहा है, तो 2 एंट्री प्लस में हो जाएंगी, बाकी जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हम बात करते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूं, उस चीज को शुरू से एकदम समझ में आएगा। राष्ट्रीय आय के माप की जो आय विधि है, यह आय विधि ये मान करके चलती है कि अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर जो कुल व्यय किया जाता है, जो फर्मों को प्राप्त होगा, फर्में इस कुल व्यय को उत्पादन के सभी कारकों यानी साधनों के बीच उनके प्रतिफल के रूप में वितरित कर देगी। हमने ये माना कि हमारी अर्थव्यवस्था में 1 से लेकर के M तक के परिवार हैं। प्रथम परिवार को जो मजदूरी और वेतन के रूप में प्राप्त हुआ है वो W है। इस परिवार को ब्याज के रूप में जो प्राप्त हुआ है वो इंटरेस्ट यानी IN है। लगान के रूप में जो प्राप्त हुआ है वो R यानी रेंट है। और प्रॉफिट यानी लाभ के रूप में जो मिला है उसे हमने प्रॉफिट कहा है। और इसके अलावा अगर एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा तरीक़ों से आमदनी प्राप्त हो रही है तो उसे हमने मिश्रित आय कहा है। अब जैसे इस परिवार को आय मिली है वैसे ही अन्य परिवारों को भी आय मिलेगी। तो अगर हम पूरी अर्थव्यवस्था में जितने भी परिवार हैं जो उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं उनकी आय को जोड़ दें तो वो GDP हो जाएगी। और हमने कितने परिवार माने, 1 से लेके M, आप M कह दीजिए चाहे N कह दीजिए या 1 से लेके 100 कह दो या कोई भी संख्या बता सकते हो, तो उनका जोड़ कर लें। सिग्मा 1 से लेकर के हमने M माना है तो M मान लो, तो 1 से लेकर के M तक के जितने भी परिवार हैं उनको मजदूरी के रूप में जो मिला है उसका योग प्लस, अब सबके आगे ये लगा दो, प्लस 1 से लेकर के M तक परिवारों को ब्याज के रूप में आमदनी, 1 से लेकर के M तक के परिवारों को लगान के रूप में आमदनी, और 1 से लेकर के M तक के परिवारों को लाभ के रूप में आमदनी, और मिश्रित आय भी इसमें जोड़ देंगे। 1 से लेकर के M तक के सभी परिवारों को मिक्स्ड इनकम, मिश्रित आय कह दीजिए या मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम कह दीजिए। इन सब का जो योग अगर हम कर लेंगे तो वो योग ही क्या कहलाएगा, GDP। यही आय विधि है, इतनी छोटी सी विधि है। बोलो कोई डाउट? सीधा सा है, अर्थव्यवस्था में
उत्पादन के सभी साधनों को जो आय प्राप्त हो रही है उस आय का योग ही इस विधि के अनुसार जीडीपी। अब एक सवाल और कई बार पूछ लिया जाता है कि व्यापार घाटा, बजट घाटा और बचतों पर निवेश का जो आधिक्य है उनके बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, कुछ कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है और 12th क्लास की किताब में भी आपको ये सवाल देखने को मिलेगा, तो उसको भी मैं हल करवा देता हूँ। 12th में आपको ये देखने को मिला है, तो क्योंकि साथ साथ ही चल रहा है तो हम बात कर लेते हैं। ये तो व्यय विधि, ये तो आय विधि का सूत्र आपने देखा। कल हमने व्यय विधि पढ़ी थी तो उसमें जीडीपी का सूत्र क्या देखा था, वहां हमने देखा था जीडीपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, सूत्र देखा था ये। तो बाजार मूल्यों पर जो जीडीपी है उसका मान सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम आ रहा था। और एक सरल अर्थव्यवस्था यानी एक सामान्य अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार भी है, जहां आयात निर्यात भी होते हैं, जहां बचतें भी होती हैं, तो ऐसी एक सामान्य अर्थव्यवस्था में लोग अपनी आय का उपयोग कैसे करेंगे। लोग अपनी आय का उपयोग 3 प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? या तो लोग अपनी आय है उसका उपभोग कर सकते हैं, या बचत कर सकते हैं, या सरकार को टैक्स दे सकते हैं। भाई जो आमदनी आई, सरकार ने अगर कुछ टैक्स लगा रखा है अनिवार्य तो टैक्स चुका दिया, बाकी जो पैसा बचा उसमें से हमने उपभोग कर लिया और जो बच गया वो हमारी बचत है। अतः हम जीडीपी को यूं भी कह सकते हैं, जीडीपी सी प्लस एस प्लस टी, उपभोग प्लस बचत प्लस कर। अब जीडीपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम के भी बराबर है और जीडीपी सी प्लस एस प्लस टी के भी बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। भाई ये इसके बराबर है और जीडीपी इसके भी बराबर है, इसका मतलब ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम यूं लिख सकते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बराबर सी प्लस एस प्लस टी, लिख सकते हैं ना। अब सी दोनों तरफ है तो काट दो, सी से सी कट गया। अब बचा क्या, आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, और यहां हमारे पास बचा एस प्लस टी। अब जो निवेश है उसका संबंध बचतों से होता है। भाई पैसे बचत करेंगे, उस बचतों को हम बैंकों में जमा करवाएंगे, तभी तो बैंक जो निवेश करता है उनको ऋण देंगे और निवेश करता है निवेश करेंगे। अतः निवेश का संबंध बचतों से है, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं आई, और एस यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में, तो आई माइनस एस। यहाँ जी प्लस का है, और जो जी यानी कि सरकारी व्यय है इसका संबंध सरकार द्वारा जो करों से आय प्राप्त करते हैं, टैक्स से जो आमदनी होती है उससे होता है। तो जी के पास हम टैक्स को लिख दें तो ये टी यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, तो ये दोनों तो इधर आ गए, इधर कुछ बचा नहीं है, तो हम ये जो x और m है उसको उधर भेज दें। m माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस में, और x यहाँ प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में। तो वास्तव में हमें ये सूत्र मिलता है, और इन दोनों को हम ब्रैकेट में बंद कर दें तो हमें एक तथ्य, एक ये मान लीजिए विशेष सूत्र मिल जाता है जो हमें बताता है कि बजट घाटे में, व्यापार घाटे में और बचतों पर निवेश के आधिक्य में क्या संबंध होता है। अब देखो इधर, यहाँ निवेश में से बचत घट रही है, इसका मतलब बचतों की तुलना में निवेश अधिक है, तो हम यहाँ कहेंगे ये बचतों पर निवेश का आधिक्य है, यानी बचतों से निवेश कितनी ज्यादा है। दूसरा ये है सरकारी व्यय में से करों से प्राप्त होने वाली आय घटाई जा रही है, मतलब सरकारी व्यय ज्यादा है और करों से प्राप्त होने वाली आय कम है। तो जब व्यय ज्यादा हो और
आय कम हो तो इसे हम कहते हैं बजट घाटा। तो वास्तव में ये क्या है, ये बजट घाटा है। दूसरी तरफ आयातों में से निर्यात घटाए जा रहे हैं, यानी हमारे आयात ज़्यादा हैं और निर्यात कम है। जब आयात ज़्यादा होते हैं और निर्यात कम होते हैं तो उसे व्यापार घाटा कहा जाता है। तो इससे हमें एक बात पता चली कि बचतों पर निवेश का जो आधिक्य है उसमें अगर हमारे बजट का जो घाटा है उसे जोड़ दिया जाए तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा व्यापार घाटा कितना है। चीज समझ में आई? बचतों पर निवेश का आधिक्य यानी बचतों से निवेश कितना ज्यादा है, उसमें अगर हमारा जो बजट घाटा है वो जोड़ दिया जाए तो हमारा व्यापार घाटा हमें मिल जाता है। ये आपकी आय विधि पूरी होती है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण। ठीक है, देखें सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण मिल गया क्या? पहले तो हम बात करेंगे सकल घरेलू उत्पाद कहते किसे हैं। तो आप बार बार समझ रहे हैं कि जीडीपी को हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। परिभाषा क्या है? एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के भीतर जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जाती हैं उनके बाजार मूल्यों के योग को हम सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। दूसरी तरफ है कल्याण, अंग्रेजी में कहते हैं वेलफेयर, यानी कल्याण है उसको अगर हम परिभाषित करें कि कल्याण कहें किसको, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले की तुलना में अगर बाद की स्थिति में हम बेहतरी स्थिति में पहुंच गए हैं तो हमारा कल्याण हुआ है। वैसे तो कल्याण को हम निरपेक्ष रूप से परिभाषित नहीं कर सकते, लेकिन तुलनात्मक रूप से कहें तो हम कहें पहले की तुलना में अगर आज हम बेहतर स्थिति में पहुंच गए हैं तो हमारा कल्याण हुआ है। अब सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण के बीच क्या संबंध है वो हम देखेंगे। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है। देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है तो लोगों को उपभोग करने के लिए ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं मिलेंगी। अगर लोग ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेंगे तो उनका कल्याण बढ़ेगा। इसलिए आमतौर पर ये समझने में भूल कर दी जाती है या लोग ऐसा मान लेते हैं गलतीवश कि जिस देश में सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी बढ़ता है वहाँ लोगों का कल्याण भी बढ़ता है, ऐसा लोग मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में यह बात पूरी तरह से सही नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद अलग चीज है और लोगों का कल्याण अलग चीज है। सकल घरेलू उत्पाद लोगों के कल्याण का कोई सूचक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में बहुत सारी जो चीजें हैं वो शामिल की ही नहीं जाती, जबकि वो लोगों के कल्याण को बढ़ाती हैं। कुछ पॉइंट आपने 12th में भी पढ़े थे और कुछ पॉइंट आप यहाँ इस किताब में भी पढ़ रहे हैं। 12th में पहले कौन से पढ़े थे उन पॉइंट का जिक्र कर देता हूँ। 3 पॉइंट है, उसके बाद ये पॉइंट भी करता हूँ क्योंकि आपको 12th वाले पढ़े हुए, पहले उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1, सकल घरेलू उत्पाद का वितरण। अगर सकल घरेलू उत्पादन का वितरण बिल्कुल समान रूप से अर्थव्यवस्था में होता है तो हम कहेंगे सकल घरेलू उत्पादन बढ़ने पर लोगों का कल्याण भी बढ़ेगा। लेकिन आमतौर पर देखने में क्या मिलता है कि सकल घरेलू उत्पादन का जो वितरण है वो असमान होता है। देश के अमीर लोगों को सकल घरेलू उत्पादन में ज़्यादा हिस्सा मिलता है और जो गरीब वर्ग की जनसंख्या है, जो संख्या में ज़्यादा भी है, उनको सकल घरेलू उत्पादन का कम हिस्सा प्राप्त होता है। तो ऐसे में अगर किसी देश में सकल घरेलू उत्पादन बढ़ रहा है तो ये संभव है कि अमीरों का कल्याण तो बढ़ रहा होगा लेकिन गरीबों का कल्याण घट भी सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद है वो पूरे देश की जो जनता है उसके कल्याण का सूचक नहीं हो सकता। दूसरा है
गैर मौद्रिक विनिमय। गैर मौद्रिक विनिमय किसे कहते हैं? जिसमें लेन देन के दौरान मुद्रा का उपयोग नहीं किया जाता है, अर्थात जिसका मुद्रा में मूल्य नहीं मापते हैं। इसे आप वस्तु विनिमय प्रणाली कह सकते हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु दी जाती है और बदले में दूसरी वस्तु ली जाती है। वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु में ही नापा जाता है। जैसे 1 किलो दूध है वो 1.5 किलो चीनी के बराबर है। ऐसे हम मोल भाव करते हैं। हम ये नहीं कहते कि 1 किलो दूध 50 रुपये लीटर है, वो नहीं कहेंगे। एक वस्तु की कीमत दूसरी वस्तु में ही बताएंगे। जबकि सकल घरेलू उत्पादन की जब गणना की जाती है स्टैंडर्ड तरीके यानी मानक तरीके से, अगर सकल घरेलू उत्पादन की गणना करें तो उसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सिर्फ बाजार मूल्यों का योग किया जाता है। यानी जिन वस्तुओं का बाजार में जो मूल्य है उसका हम योग करेंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से जो लेन देन की गई वस्तुएं हैं उनका तो बाजार में कोई मूल्य आंका ही नहीं जाता, इसलिए वो सकल घरेलू उत्पादन में शामिल ही नहीं होती हैं। और बहुत सारे विकासशील देश जिनमें वस्तु विनिमय प्रणाली बड़े पैमाने पर चलती है, भारत में भी लगभग 20 साल पहले वस्तु विनिमय प्रणाली खूब चलती थी। ग्रामीण क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्र में आज भी आपको मिल जाएगी। तो वस्तु का उत्पादन तो हुआ है लेकिन लेन देन बिना मुद्रा के हो गया है। एक ने जैसे अनाज दे दिया और बदले में क्या ले लिया? सब्जियां ले ली। अनाज दे दिया, सब्जियां ले ली। या हमने अनाज दे करके जुलाहे से कपड़े ले लिए, या जो कोई कपड़ा बुनने वाला है उसने कपड़ा दे दिया और मोची से जूते ले लिए। तो ऐसे में वो वस्तुओं और सेवाओं का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, उनका कल्याण तो बढ़ रहा है, लेकिन इस लेन देन को हम जीडीपी में शामिल ही नहीं करते। तो जीडीपी में वृद्धि हुए बिना ही लोगों के कल्याण में वृद्धि हो रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद आम जनता के कल्याण का सूचक है? वो कल्याण का सूचक पूर्णतः नहीं है। इसमें बाद में आता है, नेक्स्ट पॉइंट है बाह्यताएं, या जिसे हम बाह्य कारण भी कहते हैं। पहले तो इसको समझ लो कि ये बाह्यताएं होती क्या है, बाह्य कारण है क्या है। फर्म या किसी व्यक्ति द्वारा जब कोई उत्पादन कार्य किया जा रहा है तो उस उत्पादन कार्य की वजह से अन्य लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव पड़ता है, जिसके लिए फर्म द्वारा उनको कोई भुगतान नहीं किया जाता है, उन्हें हम बाह्यताएं कहते हैं। और ये बाह्यताएं धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। और सकल घरेलू उत्पादन में इन बाह्यताओं को शामिल ही नहीं किया जाता है, इसलिए सकल घरेलू उत्पाद कल्याण का सूचक नहीं हो सकता। अब ये बाह्यताएं धनात्मक और सकारात्मक ऋणात्मक कैसे होती हैं वो समझ लो। मान लीजिए आपके घर के पास कोई फैक्ट्री खुली है और इस फैक्ट्री में से धुआं निकलता है। पहले आप अपने घर में आराम से रह रहे थे, कोई प्रदूषण वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, शांति से आप रहते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, आपके अच्छे नंबर आ रहे थे। लेकिन फैक्ट्री जब से खुली है तब से उस फैक्ट्री का धुआं वो आपके घर के आसपास फैल जाता है। आप ठीक से सांस नहीं ले पाते, आपके आंखों में जलन रहती है, आप पढ़ भी कम पा रहे हैं, आपके नंबर भी कम आ रहे हैं। फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है, ये तो सकल घरेलू उत्पादन में गिना जाएगा, लेकिन फैक्ट्री के धुआं से आपके स्वास्थ्य के ऊपर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है, उसकी वजह से आपकी जो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उसका तो सकल घरेलू उत्पादन में कोई हिसाब किताब नहीं किया गया और ना ही फर्म ने आपको कुछ चुकाया है। आपका स्वास्थ्य खराब हो गया, आपके फेफड़ों में कुछ इन्फेक्शन हो गया धुआं की वजह से, आप अस्पताल में पैसा खर्च कर रहे हैं, फैक्ट्री आपको कुछ दे रही है क्या? कुछ नहीं दे रही है। आपके परिवार के जो लोग हैं वो पहले स्वस्थ थे, काम कर पा रहे थे, लेकिन अब इस वायु प्रदूषण की वजह से वो बीमार रहने लगे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका रोजगार है वो कम हो रहा है। तो ये आपके ऊपर बाह्यताओं का नकारात्मक प्रभाव है, जिसके लिए आपको कोई भुगतान नहीं किया गया है और सकल घरेलू उत्पादन की गणना करते समय इसको शामिल भी नहीं किया जाएगा।
अब बाह्यताएं सिर्फ ऋणात्मक ही नहीं धनात्मक भी होती हैं। कैसे? जैसे एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि आपने घर के बाहर कोई छोटी सी चाय की दुकान खोल रखी है। मेन रोड के ऊपर आपका घर है, आपने कोई चाय की छोटी सी दुकान खोल रखी है और सामान्य सी बिक्री हो रही है। लेकिन जैसे ही आपके घर के बगल में कोई फैक्ट्री खुल जाती है जहां लगभग 100-150 मजदूर हैं वो काम करते हैं और फैक्ट्री में कोई कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में वो फैक्ट्री के मजदूर बार बार जब चाय पीने के लिए आते हैं तो आपकी चाय की बिक्री अचानक से बढ़ जाती है। पहले आप पूरे दिन में 100 कप चाय बेचते थे, अब लगभग 150 से 200 मजदूर हैं और मजदूर सुबह आने के बाद चाय पीते हैं और शाम को 4 बजे के आसपास चाय पीते हैं, दिन में 2 बार चाय पीते हैं। तो उन मजदूरों की वजह से आपके 300 कप चाय की अतिरिक्त बिक्री हो गई। जो 100 कप बेच रहे थे वो तो पहले से बेच रहे हो, अब 300 कप की और बिक्री हो गई, तो आपको लाभ बढ़ा या नहीं बढ़ा? बढ़ा ना। क्या फैक्ट्री आपसे कोई टैक्स लेगी या आपसे कोई पेमेंट लेगी कि हमारे मजदूर आपके यहाँ चाय पीने के लिए आते हैं, आपकी आमदनी बढ़ी है तो हमको भी एक हिस्सा दो? नहीं मांगेगी ना। ना तो भुगतान दिया जाता है ना भुगतान लिया जाता है। लेकिन फैक्ट्री खुलने से आपको फायदा हो गया, तो ये धनात्मक प्रभाव है। तो बाह्यताएं चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, उन्हें सकल घरेलू उत्पादन की गणना में शामिल नहीं किया जाता है और इसलिए हम कह सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद कल्याण का वास्तविक सूचक नहीं। इसके अलावा कुछ पॉइंट और हैं जो आपके इस सीए फाउंडेशन वाली बुक में दिए हुए, उनकी चर्चा करेंगे। हाँ, पहला वाला पॉइंट तो जो मैंने पढ़ाया था उसमें आ गया है। दूसरा जो 6 नंबर का दिया हुआ है वो है तकनीकी के साथ साथ प्रबंधकीय नवाचारों के कारण प्रणालियों और प्रक्रियाओं में गुणवत्ता सुधार, जो साल दरअसल आउटपुट में वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है। सीधा सीधा कहने का मतलब है, जब तकनीकी प्रगति होती है, तकनीकी प्रगति होगी तो पहले की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन होना प्रारंभ हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि पहले की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन तो हुआ है, गुणात्मक सुधार तो हुआ है, लेकिन कुल उत्पादन पहले जितना ही है, इसलिए जीडीपी तो पहले जितनी आएगी। भाई उत्पादन और मूल्य समान है तो जीडीपी तो पहले के समान ही है, लेकिन पहले से ज़्यादा गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उपयोग करने से उपभोक्ताओं के कल्याण में वृद्धि होगी या नहीं होगी? होगी। तो इसे भी जीडीपी शामिल नहीं करती है। यानी वस्तुओं में जो गुणात्मक सुधार होता है जिसकी वजह से उपभोक्ताओं के कल्याण में वृद्धि होती है, जीडीपी में वो शामिल नहीं होता। जीडीपी में तो वस्तु की उत्पादन मात्रा कितनी बड़ी है, मूल्य कितना बड़ा है, उसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है सरकारी अधिकारियों से छिपाए गए उत्पादन, जो इसलिए है कि या तो इसमें लगे लोग करों की चोरी कर रहे हैं या क्योंकि वह अवैध है। सकल घरेलू उत्पादन की गणना में तो वही वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं जिन्हें सरकारी अधिकारियों द्वारा गिना जाता है, यानी जिनकी वास्तव में गणना होती है। लेकिन अगर कोई माल चोरी छुपे बेचा जा रहा है या दूसरे देश से आयात किया जा रहा है या उत्पादन तो देश में ही हुआ और सरकारी अधिकारियों की नज़र से बचा करके उसको ब्लैक में ही बेच दिया गया, उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। अब उसकी एंट्री नहीं हुई है, इसका मतलब है वो जीडीपी में शामिल भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वस्तु उत्पादित हुई है और देश में खरीदी और बेची गई है तो लोग उसका उपभोग भी करेंगे, तो उनके कल्याण में तो परिवर्तन आएगा। लेकिन जीडीपी उसको शामिल नहीं कर रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीडीपी कल्याण का सूचक नहीं। इसके अलावा है गैर बाजार उत्पादन। ये वो पहले वाली ही बात आ गई है कि ऐसा उत्पादन जिसको बाजार में बेचा ही नहीं जाता है, ऐसे ही उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है गैर आर्थिक योगदानकर्ता, उदाहरण के लिए देश के नागरिकों का स्वास्थ्य, शिक्षा का स्तर, राजनीतिक भागीदारी या अन्य सामाजिक राजनीतिक कारक जो कल्याण के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित
करते हैं, जिनका बाजार में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन वो लोगों के सामाजिक, राजनीतिक और अन्य प्रकार के कल्याण में वृद्धि करते हैं, उनको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। इसके अलावा है अड़े से जो पॉइंट दिया गया है वो है अन्य चीजें समान रहे तो काम के कुल घंटे बढ़ जाने से देश की जीडीपी बढ़ जाती है। अब देखो एक चीज और समझा देता हूं। जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन जीडीपी बढ़ाने के लिए हमने श्रमिकों के काम के घंटे बढ़ा दिए। पहले श्रमिक 8 घंटे काम कर रहे थे, अब हम उनसे 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं, या बच्चों से काम करवा रहे हैं, वृद्ध लोगों से काम करवा रहे हैं। तो वस्तुएं और सेवाएं तो बढ़ रही हैं, जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन क्या इससे देश का कल्याण बढ़ेगा? भाई पहले मजदूर 8 घंटे काम करके फिर अपने घर जाता था और वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता था। आज वो 12 घंटे तो वहाँ ड्यूटी कर रहा है, तो क्या उसका कल्याण बढ़ेगा या घटेगा? कल्याण घटेगा। अगर हम बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय उनको फैक्ट्री में काम पर लगा देते हैं, या वृद्ध लोगों को फैक्ट्री में काम पर लगा देते हैं, तो उत्पादन तो बढ़ा लोगे, जीडीपी तो बढ़ा लोगे, लेकिन जनता के कल्याण में कोई वृद्धि होगी? कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि जीडीपी में वृद्धि है वो हमेशा कल्याण का सूचक नहीं हो सकती। इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे आर्थिक बुराई, उदाहरण के लिए अपराध, प्रदूषण, यातायात की भीड़ आदि जो हमें बदतर बनाते हैं। देश का विकास हो रहा है, फैक्ट्रियां खूब बढ़ रही हैं, परिवहन के साधन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से कुछ आर्थिक बुराइयां भी तो उत्पन्न हो रही हैं। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ गया, मतलब जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन इसकी वजह से जो प्रदूषण बढ़ गया है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया है, और उसका लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा यातायात बढ़ गया है, लोग ड्यूटी करने के बाद जब घर जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक में 3-3, 4-4 घंटे फंस जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में सकल घरेलू उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन लोगों के कल्याण में कोई वृद्धि नहीं। इसके अलावा है अर्थव्यवस्था में शामिल पारिश्रमिक के बिना किए गए स्वयंसेवी कार्य और सेवाएं, भले ही ऐसे कार्य सामाजिक कल्याण में उतना योगदान दे सके जितना भुगतान किए जाने वाले कार्य करते हैं। यानी अर्थव्यवस्था में तो अर्थव्यवस्था के जब जीडीपी की हम बात करेंगे तो उन्हीं सेवाओं के मूल्य को शामिल करेंगे जिनका बाजार में कोई कीमत है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं वेतन लूंगा तो ये तो जीडीपी में शामिल हो जाएगा, लेकिन मैं चैरिटी के रूप में, यानी कुछ गरीब बच्चे हैं जो फीस नहीं दे सकते, उनको मुफ्त में पढ़ा रहा हूं, उनसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, तो क्या उन गरीब बच्चों के कल्याण में कोई वृद्धि नहीं होगी? कल्याण में वृद्धि होगी। मान लीजिए वो कोई कंपटीशन में सिलेक्ट हो जाते हैं, उनको रोजगार मिल जाता है, तो उनके कल्याण में तो वृद्धि हुई, लेकिन मैंने जो सेवाएं दी हैं, जिसके लिए मैंने कोई भुगतान या पारिश्रमिक नहीं लिया है, उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो बिना पारिश्रमिक लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। ऐसे ही कुछ कार्य, जैसे घर में गृहिणियां काम करती हैं, घर में गृहिणियां, आपकी माताएं, बड़ी बहन, या आप खुद भी घर में काम करते हो, खाना भी बनाते हो, घर की साफ सफाई भी करते हो, अन्य कार्य हैं वो भी करते हो, लेकिन आपके कामों को जीडीपी में शामिल नहीं करेगा। क्या आपके कामों से घर परिवार के लोगों के कल्याण में कोई वृद्धि नहीं हुई? हुई है, लेकिन आपने जो सेवाएं दी उसको जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन इसी काम को करने के लिए हम किसी कर्मचारी को, कोई जैसे मान लीजिए मोहल्ले पड़ोस की कोई महिला है और उसको आप काम करने के लिए रख लेते हो और उसको वेतन देते हो, तो उसने जो काम किया है वो तो जीडीपी में शामिल हो जाएगा क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। लेकिन आप जो काम कर रहे हो या आपके परिवार की महिलाएं जो काम कर रही है जिसके लिए पैसे नहीं ले रहे, उसको जीडीपी में शामिल ही नहीं कर रहे। तो बिना पैसे लिए, यानी गैर पारिश्रमिक जो कार्य किए जाते हैं, उनसे भी लोगों के कल्याण में उतनी ही वृद्धि हो सकती है जितना पैसा लेकर के काम करने वाले लोगों की वजह से होती है। तो क्योंकि इन गैर पारिश्रमिक कार्यों को जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए हम कह सकते हैं कि जीडीपी कल्याण का सूचक नहीं हो सकता। इसके बाद में है
सकारात्मक और नकारात्मक बाह्यताएं ये मैंने बताई दी थी आपको। ठीक है, तो ये वो सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि जीडीपी वास्तव में लोगों के या अर्थव्यवस्था के कल्याण का वास्तविक सूचक नहीं हो सकता। ठीक है, अब इस चैप्टर का एक लास्ट पॉइंट और है, राष्ट्रीय आय गणना की सीमाएं और चुनौतियां। राष्ट्रीय आय की गणना कोई आसान काम नहीं है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला तो है अवधारणात्मक कठिनाइयां, और दूसरे को आप कह सकते हो अन्य कठिनाइयां या चुनौतियां। तो पहले हम बात करते हैं जो अवधारणात्मक कठिनाइयां हैं वो। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है राष्ट्रीय आय की एक सहमत परिभाषा की कमी। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय की बहुत सारी अवधारणाएं पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं जीडीपी पढ़ते हैं, जीडीपी को बाजार मूल्यों पर भी पढ़ते हैं और साधन लागत पर भी पढ़ते हैं। एमपी और एफसी पढ़ा ना, अलग अलग मैंने सूत्र बताए थे। तो जीडीपी को बाजार मूल्यों पर भी पढ़ते हैं और जीडीपी को साधन लागत पर भी पढ़ते हैं। फिर हम जीएनपी भी पढ़ते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पादन। फिर हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन भी पढ़ते हैं, शुद्ध घरेलू उत्पादन भी पढ़ते हैं, और कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन भी पढ़ते हैं, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन भी पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है राष्ट्रीय आय से संबंधित कई जो अवधारणाएं हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो वास्तव में हम राष्ट्रीय आय कहें किसे, इसकी स्पष्ट परिभाषा क्या है, उसको लेकर के सभी अर्थशास्त्री एकमत नहीं। तो जिस चीज के अर्थ या परिभाषा को लेकर के ही सभी अर्थशास्त्री एकमत नहीं है, तो ऐसे में हम उसकी स्पष्ट गणना कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच सटीक अंतर। हम बार बार ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जो उत्पाद विधि है उसमें हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्यों को ही शामिल करते हैं, मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं करते। लेकिन कोई वस्तु अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है, ये तो उसके उपभोग पर निर्भर करता है, वस्तु की खुद की विशेषता या गुण पर निर्भर नहीं करता। अब जैसे आप मान लो कि कपास है, रुई जिसे आप कहते हो, किसान ने रुई का उत्पादन किया। अगर इस किसान की रुई को कोई धागा बनाने वाली फैक्ट्री है वो खरीद ले, तो धागा बनाने वाली फैक्ट्री के लिए कपास क्या हो जाएगी, मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी, कच्चा माल हो जाएगा ना। लेकिन उसी रुई को हम खरीद लेते हैं और दीपावली के समय दियों में जब हम बाती बना करके उसका इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, बाजार से वो रुई तो खरीदते हो, तो उस समय वो रुई अंतिम वस्तु बन जाती है। तो ऐसे में मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुओं का हम स्पष्ट अंतर नहीं कर सकते कि भाई ये वस्तुएं तो अंतिम वस्तु हैं, इनको तो हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल कर लें, ये मध्यवर्ती है, इनको शामिल मत करो। एक छोटा सा उदाहरण दिया, रुई, वो एक बार तो बन गई अंतिम वस्तु और एक बार बन गई मध्यवर्ती वस्तु। तो रुई की कीमत को हम किस में शामिल करें, क्या राष्ट्रीय आय में शामिल करें या नहीं करें, ये ऐसी विवाद की स्थिति है। तो बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें हम अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु में स्पष्ट अंतर नहीं कर सकते। इसके बाद में है अंतरण अदायगी जारी करना। अंतरण अदायगी कहते हैं ट्रांसफर पेमेंट। सरकार और फर्मों द्वारा लोगों के लिए अंतरण अदायगी जारी की जाती है, ट्रांसफर पेमेंट जारी किया जाता है। उसको लेकर के भी विवाद है कि इसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल करें या नहीं करें। अब सरकार द्वारा जो अंतरण अदायगी दी गई है वो लोगों की जेब में आती है। किसी को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, किसी को विकलांग भत्ता मिल रहा है, किसी को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, वो लोगों की आय में आ रही है। तो लोगों की आय है, और अगर हम सभी लोगों की आय को जोड़ें और उससे राष्ट्रीय आय प्राप्त करें तो अंतरण अदायगी शामिल होनी चाहिए। लेकिन अंतरण अदायगी को हम राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं करते।
तो ये भी एक विवाद की स्थिति है कि हम इसको शामिल करें या नहीं करें। इसके बाद में है टिकाऊ वस्तुओं की सेवाएं। टिकाऊ वस्तुएं तो जानते हो, वे वस्तुएं जिनका उपभोग लंबे समय तक किया जाता है। अर्थशास्त्र में कहीं तो 1 वर्ष से अधिक समय अवधि तक जिनका उपयोग हम करते हैं उन्हें हम टिकाऊ वस्तुएं कहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं टिकाऊ वस्तु में, जैसे ये पंखा चल रहा है। एक पंखे की आयु हम मान लेते हैं कि लगभग 10 से 15 साल तो आराम से पंखा चल ही जाता है। इस पंखे का उपयोग हम अगले 10 से 15 सालों तक करते रहेंगे, लेकिन इस पंखे का जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो जिस वर्ष में ये पंखा उत्पादित हुआ था उस वर्ष की जीडीपी में तो इस पंखे का मूल्य शामिल हो जाएगा, लेकिन अगले 15 से 10 साल तक जब हम इसका उपयोग कर रहे हैं, इसकी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब ये सकल घरेलू उत्पादन में शामिल नहीं है। कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उनका पूरा मूल्य हमें जीडीपी में उसी वर्ष शामिल नहीं करना चाहिए जब उसका उत्पादन किया गया, बल्कि उनका कहना यह है कि अगर पंखे की आयु जैसे मान लेते हैं 10 वर्ष है कि 10 वर्ष पर पंखा खराब हो जाएगा और पंखे की वर्तमान कीमत है 2000 रुपये, तो ऐसे में इस साल की जो जीडीपी है उसको गणना करते समय पंखे के मूल्य को पहले 10 से भाग दो आप, यानी 2000 को 10 से आप भाग देंगे 200 रुपये आया। तो उन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जीडीपी में आप इस साल की जीडीपी में आप 2000 रुपये मत जोड़ो, क्योंकि इस साल तो हम पंखे की सिर्फ 200 रुपये की सेवाओं का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जीडीपी में हमें सिर्फ 200 ही जोड़ना है। कुछ हद तक बात उनकी सही भी है कि भाई जिस साल हमने वस्तु का जितना उपयोग किया है उसको जोड़ें, लेकिन दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जितना अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उसको जोड़ें। तो पंखा अगर 1 साल बना है तो हमको उसी साल जोड़ना पड़ेगा, अगले साल तो पंखा उत्पादित ही नहीं हुआ था वो पंखा, तो हम उसके मूल्य को कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये थोड़ी सी समस्या है, अवधारणात्मक या सैद्धांतिक समस्याएं हैं। इसके बाद में है आय के वितरण को शामिल करने में कठिनाई। विकासशील जो देश हैं उनमें मुख्य रूप से जो श्रम का विभाजन स्पष्ट नहीं होता है। विकसित देशों में तो श्रम का विभाजन स्पष्ट मिल जाता है कि कुछ लोग हैं वो श्रमिक का कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग हैं वो उद्यमी का काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं वो पूंजीपति के रूप में काम कर रहे हैं। एक से ज़्यादा काम बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जो विकासशील देश हैं इनमें लोगों के एक काम से इतनी आमदनी नहीं हो पाती है कि वो अपने श्रम को सिर्फ उसी कार्य में लगाएं। लोग एक से ज़्यादा काम करते हैं, उनको अलग अलग चीज़ों से आमदनी प्राप्त हो रही है, तो ऐसे में वो मिश्रित आय हो जाती है। तो उस मिश्रित आय का हम किस प्रकार से राष्ट्रीय आय में समावेश करें वो थोड़ी सी समस्या है। इसके बाद है स्थिर कीमतों पर एक नई वस्तु का मूल्यांकन। अब इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना। स्थिर कीमतों पर मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? आधार वर्ष में उस वस्तु की जो कीमत थी उसके अनुसार हम मूल्य की गणना करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये डस्टर है, ठीक है, आज महंगाई बढ़ने की वजह से इसकी कीमत 30 रुपये है, ओके, लेकिन आधार वर्ष में इसकी कीमत मात्र 10 रुपये थी। तो आधार वर्ष में अगर हम डस्टर की कीमत देखें तो वो 10 रुपये ही है। इसलिए जब आधार वर्ष पर जीडीपी की गणना की जाती है, जिसे हम वास्तविक जीडीपी कहते हैं, तो ऐसे में एक डस्टर की कीमत कितनी लेंगे? 10 रुपये लेंगे, क्योंकि आधार वर्ष में इसकी कीमत कितनी थी? 10। और मान लीजिए इस साल अर्थव्यवस्था में 5 डस्टरों का उत्पादन हुआ, तो हम जीडीपी में कितना जोड़ेंगे? 10 गुणा 5 बराबर 50। यानी आधार वर्ष पर अगर जीडीपी की गणना करते हैं और डस्टर का मूल्य वहाँ 10 रुपये था और 5 इकाइयों का उत्पादन हुआ है, तो हम कहेंगे जीडीपी में 50 का योगदान होगा। लेकिन ये तो तब है जब डस्टर आधार वर्ष की अवधि में उत्पादित हुआ था। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो नवीन होती हैं। आधार वर्ष जो आपने लिया है उस समय तो वो वस्तु थी नहीं, अब वो नई उत्पादित हुई है,
तो ऐसे में उस नवीन वस्तु का मूल्य हम आधार वर्ष की कीमत पर कैसे गणना करें? जैसे मान लीजिए कि ये एक खास किस्म का मार्कर है, ठीक है, वैसे तो सामान्य, लेकिन आप इसे खास किस्म का मान करके चलो। अब आधार वर्ष में ऐसे मार्कर आते ही नहीं थे, तो आज इसकी कीमत 25 रुपये है। तो आधार वर्ष के आधार पर जब हम इसकी गणना करें तो कौन सी कीमत लें? ये वस्तु उस समय थी नहीं, तो आधार वर्ष का मूल्य हमको उपलब्ध ही नहीं हो सकता। तो जितनी भी नवीन वस्तुएं हैं जो आधार वर्ष में नहीं होती हैं, उनका जो आधार वर्ष पर मूल्य की गणना करते हैं तो समस्या आती है। इसके बाद में है सरकारी सेवाओं का मूल्यांकन। सरकारी सेवाओं का मूल्यांकन करना भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि सरकार द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं वो लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से नहीं दी जाती हैं, बल्कि लोगों के कल्याण के लिए की जाती हैं। अब आप विद्यालय को ही लीजिए, ठीक है, या हॉस्पिटल का उदाहरण लीजिए। आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ मान लीजिए आपकी किसी हड्डी में चोट लग गई है, आप प्लास्टर करवाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उस आपके प्लास्टर करने का जो फीस आपसे लेते हैं 600 रुपये, आपने मान लीजिए उन्होंने चार्ज किया। इसका मतलब प्राइवेट अस्पताल ने आपको जो सेवा दी है उसका मूल्य 600 रुपये, लेकिन वही काम आप सरकारी अस्पताल में करवाएं। आपने सरकारी अस्पताल में गए, मुफ्त में इलाज होता है, आपने कोई पर्ची नहीं, आपने कोई 10 रुपये 20 रुपये या 50 रुपये देके कोई पर्ची नहीं कटवाई। आप सीधे गए, आपने आपका आधार कार्ड दिया और पर्ची आपको मिल गई, और उस पर्ची से आपने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने चेक करके लिखा कि प्लास्टर होगा। वहाँ आपका 1 रुपया खर्च हुए बिना ही प्लास्टर लग गया। तो ऐसे में हम ये मान लें कि क्या उस सरकारी अस्पताल ने कोई योगदान दिया ही नहीं है। सरकारी अस्पताल ने जो आपका ट्रीटमेंट किया है उसका कोई मूल्य ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई पैसे नहीं लिए, इसलिए हम उसको जीडीपी में जोड़ेंगे नहीं। और प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने 600 रुपये दिए, उसको आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी समस्या आती है कि सरकार द्वारा जो सेवाएं दी गई हैं उनका मूल्यांकन कैसे किया जाए। क्या प्राइवेट अस्पताल की स्थापना से किया जाए, ठीक है। इसके बाद आता है अन्य चुनौतियां। अन्य चुनौतियां देखिए, पहला है आंकड़ों की अपर्याप्तता और उपलब्ध आंकड़ों की विश्वसनीयता की कमी। विकसित देशों में तो राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन जो विकासशील देश हैं, आप जिसे कह सकते हो कि जिनका अभी विकास ढंग से हुआ नहीं है, बहुत पिछड़े हुए देश हैं, ऐसे देशों में राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं वो स्पष्ट रूप से आपको नहीं मिल पाएंगे, पूरे आंकड़े आपको नहीं मिल पाएंगे। और अगर आंकड़े थोड़े बहुत आपको मिलते हैं तो भी विश्वसनीय नहीं होते, आप उन पर विश्वास नहीं कर सकते। क्यों? आपसे कोई पूछे आपकी आमदनी कितनी है, किसी व्यापारी से पूछे आमदनी कितनी है, तो उसको इस बात का डर रहता है कि अगर मैंने मेरी आमदनी सही बता दी तो हो सकता है सरकार मेरी आमदनी के हिसाब से मुझ पर टैक्स लगा दे। तो जानबूझ करके वो अपनी आमदनी को कम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था में एक बड़ा वर्ग अपनी आमदनी को कम दर्शाएगा तो क्या राष्ट्रीय आय की गणना सही हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े या तो पर्याप्त मात्रा में मिलते ही नहीं है, और अगर कुछ आंकड़े मिलते भी हैं तो हम उन पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते। इसके बाद में है गैर मुद्रीकृत क्षेत्र की उपस्थिति। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर वस्तु विनिमय प्रणाली हो तो ऐसे में हम सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय उस वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से लेन देन की गई वस्तुओं के मूल्य को जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद में है स्व उपभोग के लिए उत्पादन। स्व उपभोग के लिए जो उत्पादन रखा जाता है, क्योंकि वो बाजार में बेचा नहीं जाता, इसलिए उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम उसको जीडीपी में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जो उत्पादन हुआ है क्या उसे जीडीपी में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
भाई देश में वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई हैं उनको तो जीडीपी में शामिल करना चाहिए, लेकिन हमने उसे बाजार में बेचा नहीं, खुद के उपभोग के लिए ही रख लिया है, तो ऐसे में वो जीडीपी में शामिल होने से बच जाता है। इसके बाद में है निरक्षरता और अज्ञानता के कारण आय का दर्ज नहीं होना। विकासशील देशों में अभी भी बहुत सारी जनता है वो निरक्षर है, उन्हें पूर्णतः ज्ञान नहीं है कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं वो देश के लिए उपयोगी होते हैं। ऐसे में या तो वो आंकड़े रखते ही नहीं हैं, और रखते हैं तो वो भी उन सही प्रकार से नहीं रखे जाते। ऐसे में राष्ट्रीय आय की गणना बड़ी कठिन होती है। जैसे सीधा सीधा मैं बताऊं कि कोई फर्नीचर का कारखाना है, अब उस कारखाने के मालिक ने कितना फर्नीचर उत्पादित करके बेच दिया है उसका रजिस्टर वो या कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखता है। बस फर्नीचर बना, बेच दिया, पैसे जेब में डाल लिए, इस्तेमाल कर लिया। वर्ष के अंत में उनसे पूछें कि आपने कुल फर्नीचर कितना बेचा, आपको कुल कितनी आमदनी हुई, तो उसके खुद के पास ही कोई रिकॉर्ड नहीं है। और आमतौर पर विकासशील देशों में ऐसा ही होता है। इसके बाद है उचित व्यावसायिक वर्गीकरण की कमी। ये भी मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ कि विकासशील देशों में जो श्रम का विभाजन है वो उचित प्रकार से नहीं होता। लोग एक से ज़्यादा स्रोतों से आमदनी प्राप्त कर रहे होते हैं। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि ये मजदूरी से आय है, ये ब्याज से आय है या लगान से है, वो मिक्स हो जाता है। उसे हम मिश्रित आय के रूप में ही शामिल कर पाएंगे। इसके बाद है अचल पूंजी की खपत का सटीक अनुमान। अचल पूंजी की खपत यानी मूल्यह्रास। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हम मूल्यह्रास को घटाते हैं, लेकिन वास्तव में मूल्यह्रास हुआ कितना है उसका सही अनुमान लगाना बड़ा कठिन कार्य होता है। तो इस प्रकार ये हमें राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित कुछ कठिनाइयाँ या परेशानियाँ हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से हम राष्ट्रीय आय की सही गणना नहीं कर पाते। तो ये आपका चैप्टर पूरा होता है। ठीक है।